शादी की 25वीं वर्षगांठ से संबंधित इसमें विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यशोधर बाबू हैं, किशन दा उनके आदर्श हैं, चड्ढा उनके ऑफिस में लिपिक हैं, और भी उनके कर्मचारी हैं। ये बड़े सख्त हैं, परंतु शाम को जाते जाते थोड़ा सा हास परिहास भी कर देते हैं, ताकि वातावरण का तनाव थोड़ा सा कम हो जाए। बातों ही बात में याद आता है यशोधर बाबू को अपने शादी का वर्ष 1947। कर्मचारी जोड़ करके हिसाब लगा लेते हैं और बताते हैं कि आज तो आपके शादी की 25वीं वर्षगांठ है। इस पर चाय पार्टी की बात होती है। यशोधर बाबू सिल्वर बेडिंग के नाम पर कहते हैं ये सब गोरे साहबों के चोंचले हैं, ये विलायती यानी अंग्रेजी सभ्यता है। वस्तुतः जो यशोधर बाबू हैं ये पुरातन पंथी विचारधारा के हैं। ये आधुनिकता से इन्हें परहेज है, फिर भी इनमें कट्टरता नहीं है। ये आधुनिकता को पसंद नहीं करते, पर परिस्थितियां यदि आती हैं आधुनिकता में ढलने की, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन इनमें हो जाता है। किंतु इनमें हठवादिता नहीं है, वो कट्टरता नहीं है। अब ये 10 रुपए की नोट निकाल करके देते हैं, इसके पश्चात और की डिमांड होती है तो 10-10 की 2 नोट और देते हैं, 30 रुपये खर्च करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इस पार्टी में मैं रहूंगा नहीं, सम्मिलित नहीं रहूंगा। इसके बाद से चाय पार्टी वगैरह होती है। बाद में इनके घर का परिदृश्य दिखाया है। इनकी जो दिनचर्या है यशोधर बाबू की, वो ये है कि इनके परिवार में जो बच्चे हैं वो भी अति आधुनिकता की दौर से गुजर रहे हैं। बालिका का वो जींस और बंडी वाली टॉप पहनना इन्हें अच्छा नहीं लगता है, जिसमें बाँह नहीं होती है, बिना बाँह वाली वो सूट पहनती हैं, ऊपर वाला नीचे जींस पहनती हैं। ये इन्हें समहाउ इम्प्रॉपर, कुछ असंगत सा लगता है। इनकी पत्नी जो मूल संस्कारों से आधुनिका नहीं है, परंतु बच्चे बच्चियों का पक्ष करने के लिए ये आधुनिक रंग ढंग में ढल गई हैं। ये बात यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है, वो समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, ये कुछ असंगत सा जान पड़ता है। वो जानते हैं कि हमारी पत्नी जो है वो मूल संस्कारों में आधुनिका नहीं है, वो ग्रामीण परिवेश से प्रभावित हैं। उनकी भी अपनी स्थिति रही है। जब संयुक्त परिवार में आई तो जिठानियों के आदेशों का पालन करना पड़ा, उनके नीचे रहना पड़ा। अपने साजो श्रृंगार वाली बातें जो थी, वो इच्छाएं इनकी अतृप्त रह जाती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। अब जब पति के साथ रह रही हैं, बच्चों के साथ रह रही हैं, तो जो इनकी अतृप्त इच्छाएं हैं, जो युवावस्था में वैवाहिक जीवन में संयुक्त परिवार में जो इनके हृदय में भावनाएं आधुनिकता के प्रति जागृत हो रही थी, उसे ये पूरा नहीं कर पाई। तो वो जो आकांक्षाएं अभिप्सा में परिवर्तित हो गई,
उन अभिप्साओं को, दबी हुई इच्छाओं को अब ये बच्चों के साथ मिलजुल करके पूरा करती हैं, और ये यशोधर बाबू को किसी भी तरह से संगत नहीं जान पड़ता, असंगत सा जान पड़ता है। बहुत सारे लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। चटाई का लहंगा, बूढ़े मुँह मुहा से, सानयल बुढ़िया आदि कह करके ये संबोधित करते हैं। बालिका जो है, शादी का जो रिश्ता आता है उसको अस्वीकार कर देती हैं। रिश्तेदार नातेदारों के सामने इन्हें जो है थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। यशोधर बाबू को ये समय से शादी करना चाहते हैं, और वो अमेरिका जा कर के पढ़ने की बात करती हैं। बात बात में अमेरिका चले जाने की धमकी भी देती हैं। एक लड़का है 1500 की नौकरी पाया है विज्ञापन कंपनी में। एक और लड़का है आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसमें निचले ग्रेड की जो नौकरियां मिल रही हैं उसे वो स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये भी इनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है कि जो मिल रही है आसानी से जो सर्विस मिल जा रही है उसे ले लेना चाहिए। और जो बड़ा वाला बेटा जो खास योग्य नहीं है, 1500 रुपये सैलरी मिलती है, उस पर भी इन्हें लगता है कि समहाउ इम्प्रॉपर है। आखिर इसे इतने ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी कैसे मिल रही है, इस पर भी वो सोचते विचारते हैं। तो इस तरह से इनका पारिवारिक परिदृश्य है। अब सिल्वर वेडिंग का जो है वो आयोजन घर पर इनसे बिना पूछे कर दिया जाता है। अब पारिवारिक जो परिदृश्य है, जो पीढ़ियों में अंतराल के कारण कि ये पुरातन पंथी या पोंगा पंथी कहा जाए विचारधारा के समर्थक हैं। यशोधर बाबू जनेऊ संस्कार, कीर्तन भजन, पुराने रिश्तेदारों को महत्व देना, उनसे मिलजुल के रहना, उनके सुख दुख में रहना, अपनी पुरानी जीवन शैली को बनाए रखना, ये पसंद करते हैं। और जो आधुनिक बच्चे हैं उनके साथ साथ जो कृत्रिम आधुनिका बनी उनकी पत्नी हैं, उनके साथ तालमेल नहीं बैठता। ये बहुत चिढ़ते से रहते हैं। इसलिए ऑफिस से तो ये 5 बजे ही छूट जाते हैं, परंतु घर आते आते 8 बज जाते हैं। ये 2-3 घंटे बाहर बाजार में घूमते मिलते जुलते आते हैं। वास्तविकता यही है कि इन्हें घर परिवार अच्छा नहीं लगता है, उनकी आदतें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए इनके बीच कम से कम समय बिताना चाहते हैं। इसलिए देर रात तक घर आते हैं, इनसे बातें कम करना चाहते हैं। बिरला मंदिर भी जाते हैं। ये जो कहानी लिखी गई है दिल्ली के आसपास के परिवेश का चित्रण इसमें किया गया है, और ये पात्रों का ही चित्रण है। यशोधर बाबू और किशनदा पात्र के माध्यम से 2 पीढ़ियों के अंतराल के बीच होने वाले संघर्ष को दर्शाने का प्रयास किया है लेखक ने। तो अब इसमें यह है कि एक तो पार्टी में सिल्वर वेडिंग की चर्चा होती है जहाँ पर चाय पार्टी दे दी जाती है, और घर पर बच्चों ने क्या किया, घर पर बच्चों ने सिल्वर वेडिंग पार्टी का आयोजन कर दिया है। रिश्तेदार नातेदारों को वहाँ आमंत्रित कर दिया गया है, और जसोधर बाबू को वो पता नहीं है। अब क्या होता है कि ये बाहर सिल्वर वेडिंग के दिन भी जैसे पहले वो लेट आते थे उस दिन आते हैं। आने के बाद पहले तो इन्हें शक होता है कि मेरा घर है कि नहीं है, कारण कि काफ़ी सजावट है, सिल्वर वेडिंग के नाम पर सजावट की गई है। बहुत सारे रिश्तेदार लोगों ने देर तक प्रतीक्षा की, और प्रतीक्षा करने के बाद लौट भी रहे थे। आने के बाद पता चला कि अधिकांश मेहमान लौट गए। आने के बाद
ये उसमें सम्मिलित ना होकर के बल्कि संध्या बंदन में बैठ जाते हैं, सायंकालीन जो पूजा पाठ इत्यादि होता है, और वो देर तक बैठ करके पूजा करते हैं। देर तक बैठ करके पूजा इसलिए करते हैं कि सारे लोग चले जाएं तो मैं बाहर निकलूं। अब परिवार के जो लोग हैं जाते हैं, कहते हैं कि आज भी आपको देर तक ही पूजा करनी थी, थोड़ा पहले आना चाहिए और पहले यहाँ सम्मिलित होना चाहिए। जाते हैं लोग, तो काफ़ी तो रिश्तेदार लोग चले गए हैं, जा चुके हैं, लगभग सभी लोग जा ही चुके हैं। बाद में गिफ्ट वगैरह देखी जाती है, गिफ्ट खोला जाता है। बेटा स्वयं कहता है कि ये गिफ्ट देखिए आपको पसंद आएगा, ये मैंने खुद अपने हाथों से खरीद के लाया। वो ऊनी पुलोवर है, मतलब ऊन का एक उलेन एक थी सूट है जो जाड़े के दिनों में पहना जाता है ऊपर से नीचे तक, ताकि ठंड न लगे, वो दिखाया जाता है। तो दिखाने के बाद ये भी कहा जाता है कि आप यही जो उलन पुलोवर है यही पहन करके और आप दूध लाने जाया करेंगे। तो उसमें ये बात आती है, हाँ, उसमें ये भी कहा जाता है कि ये फटा वाला जो पहन के जाते हैं या जो पुराना वाला पहन के जाते हैं ये अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर यशोधर बाबू ये सोचते हैं कि ये लोग जो ऊनी पुलोवर है ये मेरे लिए मुख्य रूप से नहीं लाए हैं, बल्कि इसलिए लाए हैं कि ये पहन करके मैं दूध लाने जाऊंगा तो इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं पहले वाला जो पोशाक पहनता था उससे इनकी प्रतिष्ठा कम हो रही थी, इसलिए प्रतिष्ठा बनाने के लिए ये खरीदी गई है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी पारिवारिक बातें हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, इनके जो कमरे हैं, इनके जो रूम हैं, उसमें अपने मन का पर्दा लाते हैं, अपने मन का कोई नई नई चीज़ें ला करके उसमें रख देते हैं, सब कुछ बदलते हैं, अपने हिसाब से उसको मॉडर्न बनाते हैं। पिताजी ये चाहते रहे हैं कि बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं मुझसे पूछ लेते तो क्या बिगड़ जाता, मैं उन्हें मना तो नहीं करता। अब इनकी जो मॉडर्न गतिविधियां हैं, जो आधुनिकतम गतिविधियां हैं, उन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे ये मेरा कमरा नहीं, इस घर पर अब मेरा कोई अधिकार ही नहीं रहा, सभी अपना अपना अधिकार जताने में लगे हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बातें उभर करके आई हैं कि जो आधुनिक पीढ़ी परिवार में बदलाव लाना चाहती है, तो उस बदलाव के दौरान अपनी जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं उनकी इच्छाओं को, उनके विचारों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उनसे भी पूछी जानी चाहिए। अंत में जब पुलोवर की बात आती है तो वहाँ पर कई तरह के विचार इनके मन में आते हैं, ये मेरे लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुझे खरीदा गया है। और सोचते हैं कि बच्चे ये कहते हैं कि इसे ही पहन करके आप दूध लाने जाया कीजिएगा, बच्चे ये नहीं कहते कि पिताजी आप रहने दीजिए, दूध मैं ही ला दिया करूँगा, ये नहीं कहते। इस बात से भी उन्हें चुभन होती है, दर्द होता है। इसी समय यशोधर बाबू को उनके ऑफिस में जो उनसे सीनियर अधिकारी रहे थे, किशन दा, जिनकी पूरी जीवन शैली यशोधर बाबू के जीवन शैली में समाहित है,
वो अपना आदर्श मानते हैं। पूरी जीवनचर्या किशनदा की जीवनचर्या से मेल खाती है, इनकी सोच भी उन्हीं के अनुसार प्रभावित होती है। उनकी याद आती है, पूरा उनका जीवन वृत्त इनके सामने कौंध जाता है। किशनदा कहा करते थे कि मोह माया में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अंत में किशनदा के मृत्यु का समाचार जब पूछा गया, सेवानिवृत्त होने के बाद वो पुश्तैनी मकान में जाकर रहने लगे, तो वहाँ उनके बाल बच्चे तो थे नहीं, क्योंकि अविवाहित थे। बाल बच्चों के न होने के कारण जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला, तो गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि किशनदा की मृत्यु हो गई है। लेकिन जब यह पूछा गया कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि अब जो हुआ होगा, ये जो हुआ होगा ये इंगित करता है कि वह व्यक्ति उनकी मृत्यु में कोई खास रुचि नहीं लेता। कारण यही है कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते और जिनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, उनके प्रति लोग जो है तटस्थ हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उनकी जिंदगी मौत से कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई रुचि नहीं है, इसलिए उनकी मृत्यु के कारण को भी जानना उन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। तो वो जो हुआ होगा का मतलब यहाँ पर एक उभर करके आता है। यशोधर बाबू भी अपने जीवन के अंतिम चरण में, या फिर जो सिल्वर बेडिंग का जो समय है, उसमें सिल्वर बेडिंग का जो अंतिम दृश्य है, उसमें यही सोचते हैं कि हर आदमी की मौत जो है जो हुआ होगा से ही होता है। ये जो हुआ होगा का मतलब क्या है? जो पारिवारिक संघर्षों का जो दंश है, परिवार में पीढ़ियों के अंतराल का जो संघर्ष है, नई पीढ़ियों का पुराने पीढ़ी के लोगों को नजरअंदाज करने की जो चुभन है, यही दर्द, यही सूनापन, अकेलापन, इसमें व्यक्ति बिल्कुल एकाकी महसूस करने लगता है, वो अकेला हो जाता है, वो लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेला हो जाता है। यह जो चुभन होती है, यह जो दर्द होता है, यही दर्द जो है जो हुआ होगा है। इस जो हुआ होगा का मतलब यही है कि अपनों के बीच रह करके बेगाना हो जाना, बिल्कुल अलग थलग हो जाना, कोई मर्यादा न रह जाना, नैतिक मर्यादा, और इसी दाह में जलते जलते व्यक्ति का निधन हो जाता है। तो यहाँ पर उभर करके आता है कि हर आदमी इसी जो हुआ होगा से ही मरता है। अंत समय में इसी त्रासदी के कारण उस व्यक्ति का अंत हो जाता है, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। और एक संदेश ये दिया गया है कि हर जवान आदमी बूढ़ा होता है, बूढ़ा होगा, तो दोनों पक्ष के लिए है। नई पीढ़ियों को भी चाहे कि पुरानी पीढ़ी के लोगों को अपने साथ समेट के लेके चलें, और पुरानी पीढ़ी के भी लोगों को ये चाहिए कि
कि थोड़ी सी अपनी पुरानपंथी विचारधारा से बाहर निकलें और नवीनता में थोड़ा सा समायोजन करें, उस न्यू लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी चाहिए उनके लिए। यानी लकीर का फकीर बन करके जीवन की राह तय नहीं की जा सकती, थोड़ा परिवर्तन जरूरी है। हाँ, परिवर्तन जो है वो बुनियादी होना चाहिए। परिवर्तन भी इस ढंग का होना चाहिए कि हम जमीन पकड़े रहें। धरातल छोड़ करके परिवर्तन अस्तित्व विहीनता की ओर ले जाता है, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। तो इसमें संदेश के तौर पर यह है कि जब बदलाव आते हैं, अब देखिए बदलाव इस समय भी ये तकनीकी के क्षेत्र में आप देखें, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है। नई शिक्षा नीति, कई बार ऐसा होता है कि बदलने के नाम पर हम बहुत कुछ बदल देते हैं, ये गड़बड़ है। बदलने के नाम पर बहुत कुछ तो बदला जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं बदला जा सकता, बदलना उचित भी नहीं है। अब एक चीज खराब हो गई, दो चीज खराब हो गई, चार चीजें खराब हो गई, तो उन चार चीजों को बदलने के लिए पूरी की पूरी तस्वीर बदल देना, ये समझदारी की बात नहीं है। यशोधर बाबू भी अपनी जगह ठीक थे, बड़ी तेजी के साथ अपनी पुरानी सारी चीजों को बदल देना ये अच्छा नहीं है। वो पीछे खींच रहे थे, ये आगे बढ़ रहे थे। दोनों के बीच में जो तनाव है यह धरातल को बनाए रखने में मदद करता है। एक छोटे से झटके से ही सब कुछ बदल देना संभव नहीं होता है, तो वो एक तरह से रेफरी का काम करता है, सावधान करता है। अब देखिए शिक्षा प्रणाली देश में जो पहले से चली आ रही थी, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग व्यवस्था, कहीं हिंदी मीडियम, कहीं अंग्रेजी मीडियम, कहीं अलग अलग बोर्ड, ये सारी बातें थी। अध्ययन करने वाला करता था, चारों तरफ से अध्ययन करने के बाद बुलाता था। अब इसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन। अब देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि तकनीकी बदलाव ये बहुत पहले से है। आज तो खैर जो परिस्थितियां हैं इसकी वजह से तकनीकी क्षेत्र को बड़ा ही प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी तकनीकी विकास होता है तो उसमें बड़े परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन में जो समायोजन नहीं कर पाता है वो अस्तित्व विहीन हो जाता है। अब इसमें तकनीकी क्षेत्र का जो ज्ञान है वो शिक्षकों पर प्रभाव डाल रहा है। जो तकनीकी रूप से समृद्ध हैं वो सक्षम है, और जो तकनीकी रूप से समृद्ध नहीं है कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आ रही हैं, चाहे विद्यालय हो या शिक्षक हो। बड़ा परिश्रम करने के बाद धीरे 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 हिंदी भाषा लाई गई देश में, पूरे देश को हिंदी सिखाया गया। आज 500 550 वर्षों के अंदर हिंदी अपने चरम पर पहुंची, और आज इसके प्रति उदासीनता कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से देखी जा रही है। तब तक अब अन्य विदेशी भाषाओं की चर्चा हो रही है कि विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। अभी पूछा जाए पढ़ाने के लिए शिक्षक कहाँ से आएंगे, तो कुछ लोग पहले से कमर कस के तैयार होंगे। भाई जिनको जानकारी है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं,
तकनीकी और छोर पर पहुंचे हुए जो लोग हैं, पहले से डिग्रियां लेके बैठे होंगे, आ जाएंगे प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। कोई चाइनीज पढ़ के बैठा होगा, कोई जर्मन पढ़ के बैठा होगा, कोई फ्रेंच पढ़ के बैठा होगा, आ जाएंगे, वो पढ़ाई। लेकिन अपने देश में जो राष्ट्रभाषा और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के जो नारे लंबे समय से लगाए रहे थे, उन नारों का क्या हुआ? कहाँ गए वो नारे? हिंदी हिंदी चिल्ला रहे थे, हिंदी हिंदी प्रचार कर रहे थे, और देश में अंग्रेजी जोरों से बढ़ती गई। अपने आप थोड़ी बढ़ती है, बढ़ाया जाता है नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जाता है, तब तो बढ़ती है। हिंदी चिल्लाते रहे, अंग्रेजी छा गई। और जब परिश्रम करके हमारे देश के शिक्षकों ने हिंदी की कुछ गहराइयों को समझ पाया, तब तक अंग्रेजी में। अभी भी हमारे देश में अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों के रहस्य को जानते हैं, दोनों में सक्षम हैं। अब ऐसे में जापानी और फारसी और कौन कौन सी भाषाएं जो हैं, अब वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी तो फिर एक बार पलटा मारेगा, फिर एक बार समस्या खड़ी होगी। ये बार बार आप इस चीज को ऐसे समझें, एक बार मैं एक हॉस्पिटल में गया जहाँ डॉक्टर से मिलने के लिए लाइन लगानी थी, जहाँ पर्ची वगैरह कटती है, 200-250 रुपये जमा होते हैं और वो नंबर लगता है। लाइन में खड़े हो गए, लाइन में पता चला कि हम 10वें नंबर पर हैं। अभी पता चला कि ये वाला काउंटर नहीं, वो बगल वाला जो काउंटर है जो पीछे है, वो खुलने वाला है। अब सारे लोग उधर दौड़े, वो 10वें नंबर पर था जो व्यक्ति था, पता चला कि वहां वहां लाइन लगी तो 50वें पर चला गया। और फिर तब तक पता चला कि नहीं, वो पहले वाले काउंटर पर ही है, खुलेगा, वही ठीक है, वही आने वाले हैं, दूसरे वाले पर नहीं खुलेगा। तो जो तीसरे पर था वो 30वें पर चला गया, 10वें पर था 50वें पर चला गया, जो 60वें पर था वो दूसरे नंबर पर आ गया। इस तरह की जो भाग दौड़ है, कुछ गिरे तो हाथ पांव भी टूटे, किसी को मूंछ भी आई। तो ये जो उल्टा पलटी की बीमारी है, पब्लिक को समझना चाहिए। पब्लिक लोगों में से ही बहुत सारे लोगों को नेता बना के छोड़ दिया गया। पब्लिक को पता ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लीडर हैं कि पब्लिक हैं, कि कार्यकर्ता हैं, क्या हैं। जिनको जैसे काम लेना होता है वैसे मोटिवेट कर देता है। आप लोग को आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए, विचार मनन भी करना चाहिए। इन सारी बातों के संकेतों से कुछ खास प्रभाव पड़ेगा नहीं। बहुत पहले जो कृष्ण के द्वारा गीता उपदेश की बातें बताई जाती हैं, जो प्रसंग आता है महाभारत युद्ध के समय, रण क्षेत्र में अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से मोह हो जाता है। उसमें कृष्ण कहते हैं कि मारो इन्हें, अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये मेरे बंधु बांधव हैं, इन्हें मैं कैसे मारूंगा, इन्हें नहीं मार सकता। तो इसे मोह बताया जाता है कि अर्जुन का मोह था।
तो कृष्ण ने क्या बताया, ये ऑलरेडी मरे हुए हैं, ये पहले से मरे हुए हैं, डेड बॉडी है ये, चलते फिरते मुर्दा है ये। इन्हें मारने से कोई पाप नहीं होता, ऐसा उसमें बताया गया। तो उस बात को समझने के बाद जब देखा जाता है तो क्या हम ही लोग नहीं कभी कभी मर जाते, प्राय मरे हुए अवस्था में ही तो रहते हैं उस सेंस में। बेहोशी की हालत होती है, अकर्मण्यता की स्थिति आती है, जीते जी मुर्दा इंसान होता है व्यक्ति। और जहां पर प्रायः मुर्दे हों तो मुर्दों की भी अपनी एक कल्चर डेवलप हो जाती है। मुर्दों का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में सभी लोग आ जाते हैं, और वो एक मुर्दा जीवन शैली डेवलप हो जाती है, मरे हुए लोगों का एक कल्चर हो जाता है, उसी में जीने लगते हैं, जीवन का एक अंग हो जाता है जिसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। अब उसमें ये होड़ लगती है, कौन मुर्दा मुर्दागिरी एक नंबर का दिखा सकता है, कौन मुर्दा किस मुर्दे को धकिया करके अपना झंडा गाड़ सकता है। किस मुर्दे की लाइफ स्टाइल अन्य मुर्दों से अच्छी है डेड बॉडी से। ये हो जाता है ऐसा। चलिए, हमारे साहित्यकारों ने तो कदम दर कदम एक एक बिंदु पर जो है वो घंटी बजाने का काम किया है। जब जब चैप्टर आएंगे थोड़ी देर के लिए हम जगेंगे, थोड़ी देर के लिए ही सही। यदि अभी जगने की बात सोची भी जा रही है, अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रगतिशीलता है। कम से कम इस विषय में हम सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो चैप्टर हटा दिए जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए पिछले कई वर्षों से, अब तो पूरा उलट पलट हो जाएगा। अब वो नई शिक्षा नीति आ जाएगी, तो नया हम लोगों को चाहिए ही। नवीनता के बिना सुंदरता नहीं आती, सुंदर लगना तो हम चाहते ही हैं। है, बदलाव होना भी चाहिए। किस स्तर तक का बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है, आप देखिए, समझिए, उसके जब परिणाम आएंगे तब समझ में आता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, उतनी क्षमता भी नहीं है हम लोगों में भी। इसके दूरगामी परिणाम, किस गतिविधि के दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं, उतनी लंबी गहरी सोच हो सकता है कि ना हो, नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। आप लोग नवयुवक हैं, आप लोगों के पास अभी दुनिया लंबी है, ज़्यादा देख सकेंगे, ज़्यादा अनुभव करेंगे। हम लोग भी पुरातन पंथी विचारधारा के दौर से ही थोड़ा सा कुछ बाहर निकले हुए लोग हैं। हम लोगों का समय वही दौर रहा है, उसी दौर में हम लोग आधुनिकता से दूर रहे हैं, आप लोग आधुनिकता की दौड़ में हैं। तो सावधानी पूर्वक दौड़िए और सुरक्षित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सुना, आभार, धन्यवाद।